Hello everyone, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, this session is about the technology RCs. तो आज जो जॉनरा हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी जॉनरा को डील करेंगे एंड व्हाट यू सी टुडे इज़ एन एक्चुअल कैट 2022 आरसी बट इट्स अ मॉडिफाइड आरसी. तो आप में से शायद कई लोगों ने ये कैट आरसी देखा होगा. मैंने भी इस आरसी को लाइक 24 में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे ना मैंने इस आरसी में कुछ चेंजेस किए हैं. तो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव kept the same content as far as the RC is concerned, but I've changed the questions. So the questions are entirely new. तो अगर आपने ये RC पहले देखा भी हुआ है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि questions बिल्कुल नए हैं. ठीक है. So let me first show you the passage and the questions ताकि आप ट्राई कर पाओ. So guys, this is the passage. First slide. Second slide. Third slide. First question. Second. Third. Fourth. Okay, these are entirely new questions. They are not the same CAT questions. Okay, so with this, now let's start the discussion. So, पहला पैराग्राफ देखते हैं. When we teach engineering problems now, we ask students to come to a single best solution defined by technical ideals like low cost, speed to build and ability to scale. जब हम बच्चों को इंजीनियरिंग सिखाते हैं और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करते हैं तो हम एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं कि यार इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है. कोई भी प्रॉब्लम आई, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है. और बेस्ट सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है? बेस्ट सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे जल्दी बनता है, या जिसकी स्केलिंग की एबिलिटी सबसे फास्ट है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैकडी है. सो मैकडी इज़ बेसिकली अ स्केलेबल मॉडल. सो जब मैं स्केलेबिलिटी की बात करता हूँ तो उसमें मेरा मेन कंसर्न होता है कि कितनी जल्दी मैं ज़्यादा ब्रांचेस खोल सकता हूँ, कितनी जल्दी मैं इसको अलग अलग लोकेशंस तक पहुँचा सकता हूँ इस सेटअप को. So these are the aspects that we keep in mind when it comes to arriving at the best solution. Okay, this way of teaching primes students to believe that their decision making is purely objective as it's grounded in maths and science. अब इस तरह का decision making जो है, जहाँ पे हम कुछ specific ideals के basis पे best solution तलाशते हैं, इससे हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बनता है कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो एक ऑब्जेक्टिव साइंस बेस्ड क्राइटेरिया से निकलता है या मैथ्स बेस्ड क्राइटेरिया से निकलता है. ओके, विच मीन्स दैट एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, क्लियर कट, ऑब्जेक्टिव एंड इज बेस्ड ऑन मैथ्स एंड साइंस. ओके, अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऑथर यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा है कि मे बी शायद ऐसा हमेशा नहीं होता हो. ओके, दिस इज नोन एज technical social dualism, the idea that technical and social dimension of engineering problems are readily separable and remain distinct throughout the problem definition and solution process. ऑथर ने इस तरह की सोच को नाम दिया है टेक्निकल सोशल ड्यूलिज्म, जिसमें आप ये मान के चलते हो कि टेक्निकल एस्पेक्ट सोसाइटल एस्पेक्ट से अलग है और टेक्निकल एस्पेक्ट को आप प्योरली ऑब्जेक्टिव टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. तो ऑब्वियसली जब हम साइंस और मैथ्स की बात करेंगे तो द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन real data. Okay, but we don't take into account the social aspect. So technical and social aspect are treated as two different aspects. Okay, so technical and social dimensions of engineering problems are readily separable and distinct throughout the problem definition and solution process. अभी ये current paradigm है जिसको बच्चे सीखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कि टेक्निकल और सोशल एस्पेक्ट अलग अलग होते हैं और इनको सेपरेट करना पॉसिबल है. Non-technical parameters such as access to technology, cultural relevancy and potential harms are deemed political and invalid in this way of learning. इस तरीके का जो सीखने का तरीका है उसमें हम सोशल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या एक सर्टेन टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन उस कल्चर में रेलिवेंट है. ठीक है, क्या लोग उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएंगे. आपका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम सोशल कंस्ट्रेंट्स. या क्या सोसाइटी में उसके पोटेंशियल हार्म्स हैं. ठीक है, क्या उसके कुछ पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं. बट देन दीज थिंग्स आर नॉट टॉट when it comes to solving engineering problems. Okay, these social aspects are ignored.
But those technical ideals are at best core social and political choices determined by dominant culture focused on economic growth for the most privileged segment of the society. Okay, now the author is saying कि जो टेक्निकल आइडल्स हैं देखा जाए तो वो ऐसे आइडल्स हैं जो बेसिकली उन लोगों को सूट करते हैं या उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब बायस्ड होते हैं who are privileged. Okay, because what the author is saying is that at the core they are social and political choices. So technical choices are at their core social and political choices, and who is going to decide those social and political choices? The dominant culture focused on economic growth for the privileged segments of the society. तो इसको ऐसे सोचो, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए, कौन सी वैक्सीन्स लगनी चाहिए, किस टाइम पे लगनी चाहिए, कौन से डिजीज में कौन सी दवाई देनी चाहिए, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें लाइक देयर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स, मेडिसिन में स्टैंडर्ड्स हैं, वैक्सीन के स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस के स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड कौन सेट कर रहा है? दे आर द कल्चरल चॉइसेस, political and cultural choices which are determined by the privileged segments of society. They are the ones who are in control. By choosing to downplay public welfare as a critical parameter for engineering design, we risk creating a culture of disengagement from societal concerns among engineers that is antithetical to the ethical code of engineering. ठीक है, ऑथर कहता है कि पब्लिक वेलफेयर को हम डाउनप्ले करते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो कि प्रिविलेज सोसाइटी सेट करती है हम उसको फॉलो करते हैं, और ऐसा करना गलत है बिकॉज इन दैट सेंस वी आर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ डिसएंगेजिंग फ्रॉम द सोसाइटल कंसर्न्स अमंग इंजीनियर्स. सोसाइटी से हम कटते जा रहे हैं क्योंकि जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हम फॉलो कर रहे हैं वो तो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रिविलेज लोगों को ज़्यादा सूट करते हैं, एंड वी आर डिसएंगेज फ्रॉम द रियल सोसाइटल कंसर्न्स. ओके, एंड दैट इज अगेंस्ट द मॉरल कोड, द एथिकल कोड ऑफ इंजीनियरिंग. So what is the summary of this paragraph? Techno-social dualism, which refers to the idea that technical and social aspects of technical and engineering problems are readily separable, is invalid in the real world. ये टेक्नो-सोशल ड्यूलिज्म का जो कंसेप्ट है असली दुनिया में एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि सोसाइटल एस्पेक्ट्स को हम टेक्नोलॉजी से अलग नहीं कर सकते, और इनफैक्ट हम जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं दोज आर रियल सोशल कंसर्न्स, and in fact we follow the technical standards of the privileged. All right, so the first paragraph defines what techno-social dualism is and what are the drawbacks of techno-social dualism, because real world mein society matters. Okay, moving on. In my field of medical devices, ignoring social dimension has real consequences. अब ऑथर जो है वो शायद मेडिकल फील्ड में काम करता है, तो ऑथर कह रहा है कि जो मेडिकल डिवाइसेस का फील्ड है उसमें सोशल डायमेंशन को इग्नोर करने के कुछ रियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. मोस्ट FDA अप्रूव्ड ड्रग्स आर इनकरेक्टली डोज्ड फॉर पीपल असाइंड फीमेल्स एट बर्थ, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस. नाउ अंडरस्टैंड दिस. जैसे एक सर्टेन डोज मैंने एक पर्सन के लिए सेट की, लेकिन वो पर्सन कौन है? यूजुअली दैट पर्सन वुड बी अ मेल. ओके, फीमेल्स के हिसाब से हम लोग जनरली स्टैंडर्ड सेट नहीं करते. अब फीमेल्स का जो बॉडी का फिजियोलॉजी है वो अलग हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने ड्रग्स को अप्रूव कर दिया और डोज सेट कर दी, बट अकॉर्डिंग टू दी मेल फिजियोलॉजी एंड लाइक द मेल वेट एंड ऑल दैट, बट फीमेल्स उस सेम डोज को अगर लेंगी तो उनको एडवर्स रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अप्रूव्ड ड्रग्स आर dosed incorrectly for females. The dosings that FDA approves is mainly targeted towards males, right? This is because they have been inadequately represented in clinical trials. अब clinical trials के अंदर males का representation ज़्यादा होता है, तो डोज उसके हिसाब से सेट हो जाती है. फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन क्लिनिकल ट्रायल्स में कम होता है, तो डोज फीमेल्स के हिसाब से उतनी सूटेबल नहीं होती. Beyond physical feelings, subjective beliefs treated as facts by those in decision-making roles can encode social inequities. Physical differences के अलावा subjective beliefs जो लोगों में होती है decision making को लेके या roles को लेके, वो भी social inequities को strengthen करती हैं. मतलब decision making roles पे अगर certain तरह के लोग बैठे हैं और वो एक certain तरह की चीज़ को मानते हैं, तो उनके biases भी कहीं ना कहीं पे उस सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ाएंगे, है ना. मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं
वो एक डोमिनेंट तरह का जो लोग डोमिनेंट पोजीशन पे हैं वो उन स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। For example, spirometer routinely used devices that measure lung capacity still have corrections for factors that automatically assume smaller lung capacity in black and Asian individuals. Okay. अभी इस एग्जाम्पल का देखो मीनिंग क्या है। लेट्स से मेनली डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे कौन लोग हैं? वाइट्स, ठीक है, वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न कंट्री से जो होते हैं उनको उतनी समझ नहीं होती ब्लैक्स और एशियन इंडिविजुअल्स की, लेकिन डिसीजन मेकर तो वही है ना। तो वो एज्यूम करके चलते हैं कि भाई जो ब्लैक्स और एशियन इंडिविजुअल्स हैं उनमें स्मॉलर लंग कैपेसिटी है। अब ये है या नहीं है उसका ऑथर ने नहीं बताया, बट दिस इज द एजम्पशन दैट दे हैव। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने करेक्शन फैक्टर्स डाले हुए हैं। बट यहाँ पे मैसेज ये है कि वाइट्स डोंट अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर। ओके, दे एज्यूम दैट Asians and blacks have smaller lung capacity, so that has become a standard. These racially based adjustments are derived from research done by eugenicists who thought that these racial differences were biologically determined and who considered non-white people as inferior. तो अब देखो इसने बता भी दिया ये बायसेस कैसे आए करेक्शन फैक्टर्स के, क्योंकि जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की थी वो खुद लोग ऐसे थे जो मानते थे कि नॉन वाइट पीपल इन्फीरियर होते हैं, तो उन लोगों की लंग कैपेसिटी कम होती है। These machines ignore the influence of social and environmental factors on lung capacity. और जो social और environmental factors हैं उनके रोल को भी हम इग्नोर कर देते हैं when it comes to the standard set. Okay, so इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे लोग हैं क्योंकि वाइट्स हैं तो दे डोंट रियली हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडीज, द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लैक्स एंड एशियंस, एंड दे ऑल्सो इग्नोर सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बट ऑब्वियसली बिकॉज they are the ones who decide these standards, they decide standards according to their own understanding, which includes their bias against non-whites. So what is the paraphrasing of this entire paragraph? Ignoring social dimension and using subjective beliefs in decision making leads to social inequities. Social dimension को ignore करना और subjective beliefs का मतलब कि मेरे को क्या लगता है, मेरे हिसाब से सही क्या है, ठीक है, भले ही वो सही है या नहीं है, उनको डिसीजन मेकिंग में यूज करने से सोशल डिफरेंसेस या इनिक्विटीज बढ़ती हैं। सम पीपल गेट मोर एडवांटेज देन द अदर्स। यूज ऑफ करेक्शन फैक्टर इन स्पायरोमीटर फॉर ब्लैक एंड एशियंस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, सो इस स्पायरोमीटर में करेक्शन फैक्टर इस सोशल इनिक्विटी का एक एग्जांपल है जो कि डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे जब वाइट्स या डोमिनेंट क्लास होती है उसकी वजह से आती है ना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट पैराग्राफ 2 सेज। ओके, थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। Many technologies for systematically marginalized people have not been built because they were not deemed important, such as better early diagnostics and treatment for diseases like endometriosis, a disease that afflicts 10% of people with uteruses, that means females. So कई टेक्नोलॉजीज को हम लोगों ने कम इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, या फिर उन टेक्नोलॉजीज को हम लोगों ने बनाया ही नहीं क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया, ठीक है। अब उनको इग्नोर क्यों किया गया, हालांकि वो टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी डिजीजेज हैं लाइक एंडोमेट्रियोसिस जो कि सिर्फ फीमेल्स को इम्पैक्ट करती हैं और फीमेल्स को शायद उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो किसी ने भी इस डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया कि आप उसको कैसे अर्ली डायग्नोसिस करोगे और उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे। दैट मीन्स कि बायस हुआ। And we hardly question whether devices are built sustainably, which has led to a crisis of medical waste and healthcare accounting for 10% of US greenhouse gas emissions. इसी तरीके से एनवायरनमेंट को आपने इग्नोर कर दिया तो सस्टेनेबल तरीके से आप वेस्ट डिस्पोजल नहीं करते, सस्टेनेबल तरीके से आप डिवाइसेस को बनाते नहीं हो, तो अगेन दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इग्नोरिंग वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल जस्टिस मस्ट बी मेड कोर टू द वे इंजीनियर्स आर ट्रेंड। ऑथर लास्ट में बोलता है कि सोशल जस्टिस जो है वो इंजीनियर्स के ट्रेनिंग का कोर पार्ट होनी चाहिए। सम यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग ऑन दिस। इंजीनियर्स taught this way will be prepared to think critically about what problems we choose to solve, how we do so responsibly, and how we build teams that challenge our ways of thinking. So ultimately हमें अपने सोचने के तरीकों को चेंज करना है, उसमें सोशल डायमेंशन को डालना है, उसमें एनवायरनमेंट के डायरेक्शन को डालना है, एंड वी हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल इन द वे वी टेक डिसीजंस, एंड वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग। Okay, so paraphrase 3, many technologies have not been given their due importance as they are meant for marginalized, like treating endometriosis. Social justice should be a part of engineers training. Okay,
सो ऐसा लग रहा है कि पैसेज में जो मेन मैसेज है वो यही है दैट करंट इंजीनियरिंग runs on techno-social dualism, where where the dominance of a certain type of people or category of people decides the standards for various technologies, and this this leads to a sort of bias, because according to the author, technical and social dimensions are not separable. And then he goes on to talk about how this bias is built into the system. Okay, he takes the example of ignoring marginalized people like females in the case of endometriosis. Similarly, he also talks about the racial preferences, because whites are the ones who are in decision making positions, so they don't really pay importance to the physiology of ब्लैक्स एंड एशियंस. तो बायसेस उस चीज़ की वजह से आते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली सोशल डायमेंशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज सोशल डायमेंशन इज एट द कोर ऑफ technology. This is what the passage is trying to tell me. Okay, so let's look at the first question. Now this is a main idea question, so I want you people to try this question and then we take it for discussion. Have a look. Let's solve the very first question. Which of the following best captures the central thesis of the passage regarding the nature of engineering problems? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट पैसेज का जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल थीसिस है, उसको कैप्चर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैप्चर्स द मेन आइडिया, द थीसिस? ओके, सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. Engineering education erroneously prioritizes economic efficiency over clinical safety. Engineering education erroneously prioritizes economic efficiency over clinical safety. क्या ये पैसेज इकोनॉमिक एफिशिएंसी वर्सेस क्लिनिकल सेफ्टी का डिबेट था, जिसमें आपने ये कहा कि इंजीनियरिंग एजुकेशन इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करती है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का बाय द वे मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके रिसोर्सेज कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो. ठीक है, सो इज दिस पैसेज अबाउट इकोनॉमिक एफिशिएंसी? ऑब्वियसली नॉट. ओके, सेकंड पे आते हैं. टेक्निकल सोशल डुअलिज्म इज अ फ्लॉड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क that treats engineering as value neutral, thereby insulating systemic political biases from critical scrutiny under the guise of objectivity. Now this is the perfect option. B option कह रहा है कि टेक्निकल सोशल डुअलिज्म एक फ्लॉड पैडागोजी है, एक फ्लॉड पढ़ाने का तरीका है, जिसमें इंजीनियरिंग के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इंजीनियरिंग एक वैल्यू न्यूट्रल स्टडी है, जिसके अंदर पॉलिटिकल बायसेस का फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर सोशल कंटेक्स्ट का फ़र्क नहीं पड़ता, और हम इस चीज़ को छुपाने के लिए उसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिविटी का. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी सिर्फ एक कवर है. गाइस का मतलब आप किसी को छुपा रहे हो, तो सिर्फ एक कवर है, लेकिन रियलिटी ये है कि यू आर ट्राइंग टू हाइड द रियल पिक्चर दैट टेक्नोलॉजी इज इन फैक्ट इम्पैक्टेड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल बायसेस. ठीक है, सो दिस इज परफेक्ट गाइस, दिस इज परफेक्ट. थर्ड पे आते हैं. द एथिकल क्राइसिस इन मॉडर्न इंजीनियरिंग इज प्राइमरीली रिजल्ट ऑफ मार्केट ड्रिवन प्रायोरिटीज. क्या ये पैसेज एथिकल क्राइसिस के बारे में जो मॉडर्न इंजीनियरिंग में आ गया है, जो इस चीज़ का रिजल्ट है कि मार्केट की प्रायोरिटीज़ को हम ज़्यादा ऊपर रखते हैं, एंड देन आई से दैट 10% लोगों की जो 10% जो पॉपुलेशन है उसकी प्रायोरिटीज़ को हम डी वैल्यू कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, दिस पैसेज इज नॉट about ethical crisis in modern engineering, which is a result of market priorities and all that. Social justice must be integrated into engineering curriculum to ensure that future technical solutions are grounded in maths and science rather than subjective political choices. Now, first of all, this is looking more like a suggestion. Second, even as a suggestion, this is wrong, because you're actually emphasizing that it should be engineering studies should be grounded in maths and science, जिसके actually against the passage ये कह रहा था कि मैथ्स और साइंस के अलावा you should actually take into account the subjective biases, the cultural impact, the political biases, etc. So this is also ruled out. Okay, this is D option, by the way. Okay, so yeah, B option is the answer. आगे चलते हैं. Based on the passage's discussion of technical ideals, low cost, speed, scale, what can be most logically inferred about the author's view of objectivity in engineering? पैसेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो टेक्निकल आइडियल्स हैं, लो कॉस्ट, स्पीड, स्केल, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा लॉजिकली मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ कि ऑथर का व्यू ऑब्जेक्टिविटी को लेके क्या है? अब ऑब्वियसली ऑथर जो है वो ये कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी सिर्फ एक कवर है
सिर्फ एक नाम दिया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि व्हेन यू से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव implies that you are representing the preferences of the elite class, preferences of the class that dominates. ठीक है, बस उसका एक नाम दे दिया ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन असलियत में वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. Objectivity is unattainable ideal because human engineers are inherently incapable of separating their personal politics from their mathematical calculations. Now, this is a very extreme option. Passage इस चीज़ को इम्प्लाई नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्टिविटी कभी अटेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमन इंजीनियर्स के पर्सनल और बायसेस, पर्सनल पॉलिटिक्स कभी उनकी मैथ्स के कैलकुलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते. ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली very very wrong. Okay, nowhere it is said that objectivity is unattainable, और the fact कि इसलिए unattainable है क्योंकि personal politics और mathematical calculation separate नहीं हो पाते. Second, what is labeled as objective in engineering is often a manifestation of dominant culture's socio-political preferences rebranded as technical necessity. Now this is the perfect option, क्योंकि exactly passage में author ने ये emphasize किया था कि सिर्फ एक नाम है objectivity. reality ये है कि जिसको हम objectivity बोलते हैं वो dominant culture के सोशो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस का रिप्रेजेंटेशन होता है. तो डोमिनेंट कल्चर जो चाहता है उसके हिसाब से वो प्रेफरेंसेस सेट कर देता है और उसको मतलब उसको एक नाम दे देता है ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कैन ओनली बी ट्रूली ऑब्जेक्टिव इफ दे इनकॉर्पोरेट नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स लाइक कल्चरल रेलिवेंसी एंड पब्लिक वेलफेयर. सी, ऑब्जेक्टिव वर्ड की डेफिनेशन को हमें चेंज नहीं करना. हम ये नहीं बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव वर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से जो आप कर रहे हो वो गलत है, और ऑब्जेक्टिव को अगर रियल में ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उसमें कल्चरल रेलिवेंसी और पब्लिक वेलफेयर को भी ऐड करो. ठीक है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज मोर लाइक अ सजेशन दैट इज एक्सटर्नल, एंड इन दिस सजेशन यू आर सेइंग कि द वर्ड ऑब्जेक्टिविटी वुड बी रियली अटेनेबल और इट वुड बी रियली रेलिवेंट अगर हम ये करते हैं तो. ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑथर ने ऑब्जेक्टिव वर्ड की डेफिनेशन को टारगेट करके ये नहीं बोला कि आपको ऑब्जेक्टिव को अगर रियली में ऑब्जेक्टिव ही बनाना है तो ये पैरामीटर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट द ऑथर इज इम्प्लाइंग. ओके, द बिलीफ इन ऑब्जेक्टिविटी इज अ फिजिकल फेलिंग because it leads to incorrect dosing of drugs for people assigned female at birth. Now, a belief in objectivity or physical failing, again, this is not something that is relevant for low cost speed and the author's view about objectivity in general. Because पता है डी ऑप्शन क्या कर रहा है, डी ऑप्शन में जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया, एग्जाम्पल तो ठीक है, ओके, और वो ऑब्जेक्टिविटी के नाम पे इनकरेक्ट डोजिंग आपको दी जाती है टू फीमेल्स, वो सही है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग मी इन जनरल व्हाट इज द ऑथर्स व्यू ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिविटी. ही इज नॉट रेफरिंग टू एनी स्पेसिफिक सिनेरियो और स्पेसिफिक एग्जाम्पल. तो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ऑथर का मानना ये है कि जिस चीज़ को हम ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव होती ही नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाट नीड्स टू एम्फेसाइज. सो यस, बी ऑप्शन इज द आंसर. A company is developing an AI-driven recruitment tool designed to be purely objective by ignoring names, genders, and zip codes, focusing only on technical skill matrices. Based on the passage, how would a critic of techno-social dualism likely to evaluate this tool? अब यार कोई ऐसा इंसान है जो टेक्निकल सोशल ड्यूलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है, जिसमें टेक्निकल और सोशल को हम अलग अलग एस्पेक्ट्स मान के टेक्नोलॉजी को ट्रीट करते हैं, जैसे कि ऑथर खुद भी है, तो वो इस AI ड्रिवन रिक्रूटमेंट टूल के बारे में क्या बोलेगा, जिसके बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि ये प्योरली ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये टूल जो है वो जेंडर्स, नेम्स, जिप कोड्स को फोकस ही नहीं करता, मतलब उसको इग्नोर कर देता है और केवल टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करता है. अब देखो, ये जो टूल बना है ना, इस टूल के बनाने के पीछे जो आप कह सकते हो इंटेंशन है, ठीक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव इसे बनाया गया है. ऐसे बनाया गया है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हमें मतलब ही नहीं है कि आप फीमेल हो, मेल हो, जेंडर क्या है आपका, आपका जिप कोड क्या है, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है. हम इस चीज़ को ना एक ऑब्जेक्टिव, जेंडर न्यूट्रल, लोकेशन न्यूट्रल टूल की तरह आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन ऑथर का क्या मानना है कि जिस चीज़ को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो रियलिटी में ऑब्जेक्टिव होती नहीं है. ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नाम होता है, और ये जो टर्म ऑब्जेक्टिव है ये असलियत को छुपाने के काम में आता है. और असलियत क्या है? दैट एनीथिंग दैट यू कॉल ऑब्जेक्टिव इन टेक्निकल डोमेन
is in reality uh, a reflection of the biases or the preferences of the dominant class. Okay, the ones who are the privileged, the ones who are dominant, the ones who control. ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर यही बोलेगा कि जिसको आपने ऑब्जेक्टिव बोला है स्किल के नाम पे, क्योंकि स्किल देखा जाए तो सोचा जाए तो ऐसे ही होता है ना कि भाई स्किल तो सबके लिए ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रीट होना चाहिए कि भाई जिसमें ज़्यादा काबिलियत है, ज़्यादा स्किल है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन ऑथर बोलेगा कि नहीं, जिसको तुम ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो ना, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बायस है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेफरेंसेस ऑफ द डोमिनेंट कल्चर और डोमिनेंट क्लास। ऑप्शंस को देखते हैं। ओके, सो दे वुड सपोर्ट इट, मतलब ऑथर जैसा इंसान उसको सपोर्ट करेगा, ये तो यही गलत हो गया। Okay, as it successfully separates technical parameters from social dimensions to ensure an unbiased outcome. Now the thing is that according to a critic of techno-social dualism, जैसा कि ऑथर खुद भी है टेक्नो सोशल डुअलिज्म के अगेंस्ट है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि टेक्निकल और सोशल अलग अलग हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, they would argue that skill matrices themselves are likely social constructs of the dominant culture that many disadvantaged marginalized groups even without explicit identifiers. Okay, now this is correct because ऑथर का भी यही मानना था कि जिस चीज़ को हम ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं वो एक्चुअली डोमिनेंट कल्चर के प्रेफरेंसेस का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट। ओके, स्किल का नाम आपने दे दिया है, लेकिन रियलिटी में जो प्रेफरेंसेस होंगे वो उस स्किल के अंदर भी डोमिनेंट क्लास द्वारा ही डिसाइडेड होंगे। सी ऑप्शन, दे वुड सजेस्ट दैट द टूल्स इज अनसस्टेनेबल बिकॉज इट फेल्स टू अकाउंट फॉर greenhouse. Okay, now greenhouse gas emissions is something that, like, I don't think it's relevant. Servers required to run AI, like, this is totally irrelevant. They would critique it for prioritizing speed to build over the cultural relevancy of the job descriptions used to train the AI. Now see, the thing is, cultural relevancy के ऊपर हमें किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मैं इतना स्पेसिफिक नहीं होऊंगा एज अ क्रिटिक कि मैं ये कंपैरिजन चालू कर दूं कि स्पीड जो है उसको तुमने कल्चरल रेलिवेंसी के ऊपर प्रायोरिटाइज किया है। ओके, और इसका उल्टा होना चाहिए था कि कल्चरल रेलिवेंसी को आप स्पीड के ऊपर प्रायोरिटाइज करते। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं है। बस मेरे को ये पता है कि पैसेज के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पर्सन जो टेक्निकल डुअलिज्म टेक्नो सोशल डुअलिज्म के अगेंस्ट है, वो ये बोलेगा कि सोशल कंस्ट्रक्ट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम टेक्निकल एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इज नेवर रियली ऑब्जेक्टिव। अब स्पीड का और कल्चरल रेलिवेंसी का क्या तुलना है, और वो इस चीज़ को लेके एक स्पेसिफिक कमेंट देगा क्या उसके ऊपर। नाउ दिस इज like I would say beyond the scope of the passage. Okay, like this is also something that you can ignore based on the passage, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, based on the passage, तो based on the passage आंसर क्या होगा, B option. Okay, so guys, this is the homework. Okay, this is a critical reasoning question. Okay, so you can have a look at this question, try this question. I would share the answers with you after 5-6 days in the chat. Okay, तो नीचे comments में आप बता सकते हो कि what do you think is going to be the correct answer for this question. So this is your assignment. And before we end the session, guys, Udan batch, so I believe by now almost all of you know that we have started the Udan batch, तो अभी just recently start हुआ है। So बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप CAT 26 को कंसिडर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज़रूर like you can actually consider this batch. You already know the teachers who are in this batch. Okay, Udit sir quant लेने वाले हैं, Vijay sir is going to take DLR, and then I'm going to take the verbal section. Okay, so you already know the faculties, you already know our teaching styles. Okay, it includes everything, we already know that. Live sessions आपको मिलते हैं, live sessions आपके रोज़ होते हैं। ओके, फिर आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, मॉक्स मिलते हैं, सेक्शंस मिलते हैं। मॉक्स एंड सेक्शनल्स के लिए आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। टॉपिक टेस्ट में भी मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक टेस्ट हैव वीडियो सॉल्यूशंस, एंड देन यू हैव बूस्टर कोर्सेज इंक्लूडेड इन दिस। मेंटरशिप है, फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलेंगी, GDPI वैट, ओके, ये भी आपका इंक्लूडेड है, ओमैट्स की प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो या डू कॉल इन द ऑफिस नंबर्स, चेक आउट द कोर्स, and that's it, guys. I'm going to see you in the next session. आज के लिए इतना ही। Okay, if you like the session, do give it a like and share your comments about whatever you felt about the session. See you in the next session. Bye bye.